नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम निबंध लेखन पर बातचीत करने जा रहे हैं। इसके पहले के 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि निबंध कैसे लिखना चाहिए, निबंध में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, उसके प्रस्तुतिकरण में वाय पक्ष में प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, मूल विषय, विकास, तुलना, आलोचना, निष्कर्ष, इसके वाय पक्ष में। आंतरिक पक्ष में हमने देखा कि विषय पर आपकी पकड़, प्रासंगिकता, सृजनशीलता, नएपन से आप कह रहे हैं, युक्तिसंगता होनी चाहिए, ठीक, और संक्षेप में आप अपनी बात कह सकें और एक व्यापक प्रभावशाली प्रस्तुति होनी चाहिए। और उसमें उन्होंने देखा था कि किस तरह हम लोग मात्रा का या फिर भाषा शैली के लय पर काबू कर सकते हैं या उसको एक लय में लिखते हैं। आज इसके पहले हम लोगों ने जो इसके सैद्धांतिक पक्ष को देखा, आज उसी का प्रयोग करते हुए आज हम एक आदर्श निबंध पे चर्चा करने जा रहे हैं कि निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए। और अपने अनुसार, यद्यपि कोई, मैंने पहले भी कहा कि निबंध एक तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। किसी भी आप निबंध को आदर्श निबंध नहीं कह सकते कि ऐसा निबंध आदर्श होगा। हाँ, ये जरूर है कि निबंध इस तरह होना चाहिए कि आप उसमें निबंध से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आ सकें, एक निबंध लेखन में जो आपसे अपेक्षा होती है उसको लिख सकें। तो इस दृष्टि से विद्यार्थियों को कि आपको लेखन समझ में आ जाए, और उसी के एक मॉडल के तौर पे आज हम एक निबंध ले रहे हैं। और उस निबंध को लगभग, ये निबंध की जो शब्द सीमा है 800 से 1000 के बीच है, इससे ज़्यादा बड़ा भी निबंध नहीं ले रहे, एक मध्यम निबंध ले रहे हैं, ताकि किसी भी परीक्षा के लिए आप बैठ रहे हों तो आप उस निबंध के उदाहरण से समझ सके कि निबंध लेखन किस तरह किया जाता है। उद्देश्य भी ये है, किसी एक निबंध के बहाने हम निबंध की आधारभूत बातों को भी समझेंगे। और अभी देखा जाता है कि जब भी निबंध की तैयारी होती है तो 15 या 20 बेसिक निबंध कहते हैं, हम लोग मूल निबंध कहते हैं उसको। अगर 20 निबंध पर आपने अच्छी तरह से मेहनत कर ली है तो किसी भी तरह का निबंध आता है तो आप उसको लिखने में सक्षम होते हैं। तो बहरहाल अब हम लोग देखते हैं, और एक पहले निबंध के तौर पर इसमें आज हमने इस निबंध में लिया है, और जाहिर सी बात है हमने हिंदी भाषा का ही लिया है कि जिस निबंध को आज हम लोग देखने जा रहे हैं वह हिंदी भाषा, चुनौतियां और संभावनाएं। ये निबंध हम लोग देखेंगे कि इस निबंध में मुख्यतः एक तो इसका, जैसे हम यहाँ देखें, प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, मूल विषय, ठीक। अभी देखेंगे ये कि ये सब जो बिंदु हैं, प्रस्तावना हो गया, पृष्ठभूमि, मूल विषय, फिर उसका विकास, फिर तुलना, फिर अगर कोई समीक्षा, और फिर निष्कर्ष, जिसको उपसंहार भी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि 5 इन 7 बिंदुओं को देखेंगे, और साथ में ये देखेंगे इसमें जो उसके आंतरिक पक्ष है, विषय की पकड़ होना, ठीक, प्रासंगिकता, ठीक, युक्ति संगत है कि नहीं, आपने विषय को सिद्ध कर रहे हो, युक्ति संगत होना चाहिए, ठीक। आप अपने संक्षेप में आप अपनी पूरी बात कह रहे हो, संक्षेपण, मैंने पहले था संक्षेप पूरी बात आ जा रही है। फिर उसके बाद प्रश्नात्मकता का पहलू होना चाहिए, और प्रभावशाली व्यक्ति होनी चाहिए, और प्रस्तुतिकरण। ठीक, 7 बिंदु इधर हैं, 7 बिंदु उधर हैं, 3, 4। तो इसको मैंने अपने हिसाब से, इसको हम लोग वाय पक्ष में कहता हूं, और ये उसका आंतरिक पक्ष है।
ये सैद्धांतिक रूप से मैंने बताया किताबों में नहीं मिलता, ये तो लगातार मेरे 100 से अधिक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। बच्चों को 15-16 साल से लगातार पढ़ाते हुए, निबंध लिखवाते हुए, तो दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना कि हम इन 2 हिस्सों में बांटकर अच्छी तरह से निबंध लेखन को तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग एक निबंध लिख रहे हैं और जाहिर सी बात है ये निबंध मैंने हिंदी भाषा को लेके लिखा है। अब मान लो कि ये निबंध आ गया, हिंदी भाषा चुनौतियाँ और संभावनाएं। अगर ये निबंध आया है और इस निबंध को आपको करना है तो देखिए, एक तो वाय पक्ष होगा कि हम इसमें इंट्रोडक्शन होगा, इस हिंदी भाषा चुनौतियाँ और संभावनाएं, इस विषय को कितने रोचक तरीके से आप रख सकते हैं। हिंदी भाषा निबंध क्यों पूछा गया होगा? अगर जाहिर सी बात है, देखिए इसकी प्रासंगिकता भी है कि हिंदी भाषा को लेकर चुनौती हमारे सामने बनी हुई है। हिंदी मीडियम के जो स्कूल हैं वो समस्याग्रस्त हो रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा मिल रहा है। यूपीएससी में अगर आप देखें तो हिंदी मीडियम के छात्रों की सफलता दर लगातार कम हो रही है अंग्रेजी मीडियम का। तो ये जो बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड के बीच एक निबंध आपसे पूछा गया और परीक्षक ये जानना चाह रहा है कि आप इस मुद्दे पर किस तरह लिख रहे हो। और देखिए इसमें दोनों पक्ष है। पहला था ना कि विषय वस्तु की पकड़। आपको, जैसे मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में कहा था कि विषय पे लिखने से पहले आपको देखना चाहिए कि विषय वस्तु की पकड़ है कि नहीं है, मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है, पहले इसको सोचा। और मैंने एक फार्मूला बताया था। फार्मूला ये है कि लिखने से पहले आप इसका भावार्थ देख लें कि आपको इसका पूरा भावार्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए 2 चुनौतियां का क्या मतलब हो सकता है? चुनौतियां मतलब आपको ये पता हो कि हिंदी भाषा के सामने किस तरह का संकट आ गया है। चुनौती का मतलब ऐसी चीज आपके सामने संकट, जिसका आप समाधान कर सकते हैं, लेकिन किस तरह का समस्याएं आ रही हैं, किस तरह का संकट से रूबरू हो रही है हिंदी, इसको हमें देखना होगा। और साथ में संभावनाएं, ये पॉजिटिव कि भाई ठीक है समस्या आई है, लेकिन वो कौन सी चीज है। अगर हम अपने निबंध में एक तरह से सलाह दे सकें, निबंध में अपने विचार रख सकें, ताकि संभावना हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है। संभावना पॉजिटिव, आशंका नेगेटिव। अगर इसका होता है हिंदी भाषा में चुनौतियां और आशंकाएं, तो चुनौतियों का मतलब समस्या, आशंका में क्या आ जाता कि भाई ये काम करोगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, वो निगेटिव सेंस में है। और संभावनाएं हमेशा पॉजिटिव सेंस में होती हैं। तो विषय वस्तु की पकड़ इसमें हमें दिखानी होगी, आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद प्रासंगिकता, आपको ये दिखाना पड़ेगा अपने निबंध में, भाई कोई भी निबंध हो सकता है, हमने एक मॉडल के तौर पे इसको निबंध को लिया है कि इसमें प्रासंगिकता आज इसकी जरूरत क्यों हो रही है। अगर 2020 या दूसरा दशक चल रहा है, ये निबंध अभी लिखा जा रहा होता, और यही निबंध अगर 1990 में लिखा जा रहा होता, 2005 या 2010 में लिखा जा रहा होता, एकदम अलग होता। अगर ये 2000 अभी हम लोग देखेंगे जब प्रासंगिकता पे आएंगे कि अगर 2005 में अगर ये निबंध आता तो आप निबंध पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये निबंध हमेशा 2010 के बाद का। तो प्रासंगिक दिखाने। फिर युक्ति संगत, आप अपनी बात को, आपने एक लाइन कही, उसको सिद्ध करने के लिए आपने लॉजिक का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, युक्ति है। क्योंकि ऐसे ही कहने से बात नहीं बन जाएगी। आप निबंध हो, निबंध में भी लोग कहते हैं छूट रहती है, आप अपने अनुसार विषय को रख सकते हो, लेकिन उसमें आपको युक्ति संगतता की बात करनी पड़ेगी कि आप एक एक पैराग्राफ, आपका जो विचारणी बिंदु है, जिस दृष्टिकोण को लेकर आपने निबंध शुरू किया है, उसको सिद्ध करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको हर पैराग्राफ में अपनी बात को सिद्ध करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने इसका एक अच्छा उदाहरण बताया था कि जिस तरह प्रमेय सिद्ध करते हैं, उस तरह इसको भी सिद्ध किया जाता है। लास्ट में आप अपने व्यू को इति सिद्धम करते हैं। फिर फाइनली संक्षेप में, क्योंकि लिमिट है, ये जो निबंध है वो मैक्सिमम 800 से 1000 शब्दों के बीच होना चाहिए। आईएएस में भी 1000 से 1200 शब्द है, पीसीएस में भी 8000, अन्य जो जीआईसी अन्य जो परीक्षाएं हैं उसमें मैक्सिमम 800 से ज़्यादा कहीं नहीं लिखना होता, 500-600 800 लिखना। तो आपको इस सीमा का भी ध्यान रखना है। और फिर रचनात्मकता, इस मुद्दे को आप कितने रोचक तरीके से रख सकते हो। रचनात्मकता, सिंपल तरीका है कि राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है, हमें प्रयास करना, लेकिन आप अपनी बात वही कही जाएगी, लेकिन रचनात्मकता अर्थ है कि एक अलग ढंग से, एक रुचिकर ढंग से, नएपन के साथ आप किसी चीज को रखते हो, रचनात्मकता को दिखना पड़ेगा। फिर प्रभावशाली का मतलब यह है कि जो पैराग्राफ में आपकी मात्रा ना गलत हो, कॉमा फुल स्टॉप सही जगह लगा रहे, और उसमें अगर किसी महापुरुष के वचन, कविता, दोहा कुछ भी आपको ऐसा मिल जा रहा है अच्छे, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हो। प्रस्तुतिकरण का मतलब ये हो गया कि आपको इस हिस्से में बांटना है। अब इसमें ऐसा नहीं कि तुलना बाद ही में होगी, समीक्षा बाद में ही होगी।
ये बना बनाया नियम नहीं, लेकिन देखा जाता है कोई आदर्श निबंध में इतना होना चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए, जो निबंध आया है, चुनौतियां और संभावना, इसका बैकग्राउंड क्या है, फिर मूल बात किस तरह की चुनौतियां हैं, फिर उसका किस तरह की संभावना हमें दिख रही है, इसमें आ जाएगा। फिर तुलना करा ले, जो आप बता रहे हो उसकी किसी से तुलना हो जा रही है, जो बात आप कह रहे हो उसको सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क है आपके पास। और फिर उसके बाद अगर समीक्षा जो कि भाई चैलेंजेस क्या क्या हैं, या जो अपनी बात कह रहे हो, जरूरी नहीं समीक्षा यहां पर आए, यहां आगे भी आ सकती है। फाइनली आप इस मुद्दे पर निष्कर्ष के तौर पर क्या कहना चाह रहे हो, एक तरीका है। अब हम निबंध शुरू करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सके कि देखेंगे कि हम 7+7 इन सातों को 14 चीजों, इसलिए निबंध हमारे लिए आसान हो जाता है। विद्यार्थी अक्सर कहते भी हैं कि हमें कोई भी निबंध आता है, हम पहले इसको सेट कर लेते हैं, इसका प्रस्तावना क्या होगा, फिर मूल विषय तुलना, फिर लिख दिया, फिर ये चेक कर लेते हैं कि हम जो लिख रहे हैं उसमें इतनी चीजें आ पा रही हैं कि नहीं आ पा रही। अब इन्हीं आदर्शों या मापदंडों के आधार पर, और ये 7 और 7 के 2 जो मापदंड, इसके आप देख लेंगे 2 लेक्चर इसके पहले हैं, जिसमें कि पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हमने इन सब पे बहुत विस्तार से बातचीत की, जो हम यहां नहीं कर रहे हैं। अब इस पैमाने पे इसको देखने जा रहे हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन पहला आता है। अब देखिए इंट्रोडक्शन कहीं से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि हम हिंदी भाषा को लेकर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन ये होता है रुचिकर, कि आपको पहला पैराग्राफ का क्या है कि जिस बिंदु पर हमारा शीर्षक क्या था, हिंदी भाषा के सामने जो संकट, और संकट किस तरह का है। अगर दिमाग में देखें तो आप इंट्रोडक्शन किसी भी तरह शुरू हो सकता है। आप इस तरह से शुरू करते हैं, कोई यूपीएससी के रिजल्ट शुरू कर सकते हैं, सन समय हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का ग्राफ लगातार यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, यहाँ इस कोटेशन से शुरू कर सकते हैं कि निज भाषा में ही देश की उन्नति है। अगर यह प्रसिद्ध जो कविता है उससे शुरू कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी रुचिकर, ताकि आप विषय में प्रेस कर सकें। और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन के आधार पर पहला पैराग्राफ दिशा तय करता है पढ़ने वाले की, नंबर देने वाले की, कि वो आगे कैसे देगा। तो हिंदी को लेकर जैसे निबंध मान लिया, हमने एक उदाहरण के तौर पे लिया कि एक तरह से विरोधाभास मुझे नजर आया। मुझे ये लगा कि निबंध में इस तरह शुरुआत हो सकती है कि एक तो मातृभाषा हिंदी है, हिंदी बोलने वाले 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो एक तरफ तो हिंदी भाषा के लिए इतना बड़ा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हिंदी को लेकर हिंदी खुद संकट, चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, और हिंदी भाषी स्कूलों के सामने संकट है, हिंदी मीडियम पढ़ने वालों के सामने संकट है। तो इसी को देखते हुए अब देखिए इंट्रोडक्शन कहाँ शुरू कर रहे हैं। पहले मैं पढ़ दे रहा हूं। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन अपनी पुस्तक भारत और उसके विरोधाभास में अनेक विरोधाभासों की चर्चा करते हैं। भारत में 2 विरोधी चीजें एक साथ मिल जाएंगी, जैसे आधुनिक शिक्षा के साथ मध्ययुगीन मानसिकता के लिए शिक्षा व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता के साथ कट्टर धार्मिक समूह। ये लंबा स्टेटमेंट है, हमने अपने काम का लिया। इस दृष्टि से हिंदी भाषा की स्थिति पर विचार करें तो यहां भी विरोधाभास स्पष्ट हो जाता है। जिस हिंदी भाषा को ज्ञान की भाषा होना चाहिए वो संपर्क भाषा हो गई है, और जिस अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा होना चाहिए वह ज्ञान की भाषा बन गई है। हिंदी भाषा की उन्नति और प्रसार तभी हो सकती है जब हिंदी भाषा की उन्नति और प्रसार तभी हो सकता है जब यह संपर्क भाषा को ज्ञान की भाषा हो जाए, संपर्क भाषा के बजाय ज्ञान की भाषा हो जाए। इसका भाव क्या हुआ? अब इसमें एक इंट्रो लिया गया। इंट्रो किस बात का लिया गया कि हमें विरोधाभास दिखाना था कि अब हम हमने जब मान लो निबंध लिखना हुआ कि इसकी चुनौती और संभावनाएं, तो एक दृष्टिकोण, भाई निबंध आप किसी भी दृष्टिकोण से लिख सकते हैं। तो दृष्टिकोण इसमें यह है कि हमें यह सिद्ध करना है कि हिंदी जो है वो ज्ञान की भाषा बन जाए। अगर ये ज्ञान की भाषा बन जाएगी तो इसकी उन्नति अपने आप हो जाएगी। इसके सामने, हिंदी भाषा के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है कि जब किसी को नॉलेज प्राप्त करना होता है तो उसको अंग्रेजी की किताबों को पढ़ना पड़ता है। एक कोई पेरेंट जब अपने बच्चे का नाम लिखवाना चाहता है तो इस इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्यों लिखवाना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कि उसे ज्ञान अच्छा मिलेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आज हिंदी जो है वो ज्ञान की भाषा नहीं बन पा रही, और जबकि उल्टा क्या देखा गया कि अंग्रेजी क्या थी? संपर्क भाषा थी। दुनिया में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए आज भी अंग्रेजी भाषा शब्द इस्तेमाल होता है। तो जो अंग्रेजी भाषा संपर्क की भाषा थी, अब क्या हो गया? वो ज्ञान की भाषा बन गई। और जिस हिंदी को ज्ञान की भाषा होना चाहिए था वो संपर्क की भाषा हो गई। तो संपर्क करने के लिए, बातचीत करने के लिए हिंदी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जहां ज्ञान की बात आती है वहां हिंदी का प्रयोग नहीं होता, वहां अंग्रेजी आ जाती है।
तो पूरा निबंध का किस दिशा में जाएगा? अगर हम देखें तो इस पूरे निबंध को हम लोग यहां ले जा रहे हैं कि हिंदी भाषा की उन्नति और प्रसार तभी हो सकता है जब संपर्क भाषा के बजाय ज्ञान की भाषा बन जाए। ये बजाय शब्द है क्या? हिंदी भाषा क्या वो संपर्क भाषा के बजाय ज्ञान की भाषा बन जाए। ये अब पूरा निबंध इंट्रोडक्शन तय कर देता है कि पूरा निबंध किस ओर जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में तय हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? अब आगे के 7, 8 या 9 पैराग्राफ एक ही बात को सिद्ध करेंगे। किस बात को सिद्ध करेंगे? क्या कि हिंदी को जो है वो संपर्क भाषा के बजाय ज्ञान की भाषा बनना चाहिए, और संपर्क भाषा ज्ञान की भाषा न होने की वजह से इसके सामने खड़ा है। और रुचि क्या है? ये विरोधाभासी है। भाई हम जिस बात को कर रहे हैं उसको कितने रोचक ढंग से खरीद रख सकते हैं, क्योंकि हमें अमर सेन का एक स्टेटमेंट, उनकी पूरी किताब ही मिल गई, भारत और उसके विरोधाभास। आपने कभी पढ़ी? पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी किताब है। तो ये विरोधाभास के आधार पर इंट्रोडक्शन यहां शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम आते आते हमने अंग्रेजी से कहा कि जैसे कि अंग्रेजी भाषा ये संपर्क की भाषा थी, ये ज्ञान की भाषा बन गई। और रोचक बात यह है कि एक मैं किताब का जिक्र करता हूं, उसका फायदा कैसे होता है इस इंट्रो का। जैसे आप अलग अलग साहित्य पढ़ते हैं, इसलिए कहना साहित्य पढ़ना चाहिए, अनौपचारिक किताबें पढ़नी चाहिए। ये एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, कॉलिंस और लेपियर की। उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी मिलती है इस विरोधाभास को कि स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा, कॉलिंस और लेपियर लिखते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट में। देखिए आपको ये भी इंट्रो हो सकता था, एक इंट्रो दूसरा हो सकता था। मैंने सोचा कि चलो फ्रीडम एट मिडनाइट वाला भी इंट्रो ले सकते हैं, वो भी ले सकते थे। वो क्या कहता है, बड़ा अच्छा है। देखिए जिसने भी फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा होगा, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा होगा, वो लाइन बड़ी अच्छी आती है उस किताब में। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है कि क्या विरोधाभास है वह व्यक्ति जो जीवन भर धार्मिक था, अंतिम समय आते आते जो है वो धर्मनिरपेक्ष हो गया, और जो व्यक्ति जीवन भर धर्मनिरपेक्ष था, अंतिम समय आते आते धार्मिक रूप से कट्टर हो गया। ये बात हो रही थी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की। महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी शुरू में धार्मिक रूप से कट्टर थे, लेकिन आजादी आते आते धर्मनिरपेक्ष हो गए। और मोहम्मद अली जिन्ना जो शुरू में धर्मनिरपेक्ष थे, आजादी आते आते वो धार्मिक रूप से कट्टर हो गए। ये किताब अगर आपने पढ़ी, ये रेफरेंस मिला, तो इसका इंट्रो अगर आपको विरोधाभास दिखाना था तो ये इंट्रो यहां से भी शुरू हो सकता था। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या खास बात होनी चाहिए? रुचि पैदा हो जाए, आप कोई भी उदाहरण से शुरू करके रुचि पैदा कर सकते। ये नीरज ढंग से नहीं शुरू हुआ है। इस इंट्रो को पढ़ने के बाद जिज्ञासा जग जाएगी पढ़ने वाले कि देखें यार आगे क्या कहा गया है। तो अमर सेन को इसलिए लिखा गया क्योंकि भारतीय मूल, अगर ये भारतीय मूल शब्द ना जुड़ा होता तो शायद उतना कारगर नहीं होता। और ये विरोध, और क्योंकि इससे हम लोग सहमत भी हैं, मध्य की भाई आधुनिक शिक्षा भी है यहाँ पर वो धार्मिक शिक्षण संस्थान, मदरसे, धार्मिक स्कूल, चर्च के स्कूल ये भी चल रहे हैं। इसके बाद क्या धर्मनिरपेक्षता के साथ यहाँ पर आपको कट्टर धार्मिक समूह मिल जाएंगे। तो आप देखिए एक एक लाइन, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपने मन से लिख सके। मन से मिलने मतलब कि जो विषय को अलग अलग कर रही हो फिर करे। तो फिर देखिए आपने ये इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद अब इस दृष्टि से अब आप अपनी बात को यहां जोड़ रहे हैं। ये लंबा स्टेटमेंट है, आपने काम का निकाला, अब इसको जोड़ते हुए करे तो यहां पर विरोधाभास स्पष्ट हो जाता है। ये उदाहरण दिया, इनका दिया, फिर इससे लिंक किया। और पहला देखिए निबंध की खास बात क्या है। अब वो साहित्यिक निबंध नहीं है वो वाले, हमेशा ध्यान रखें, जिसमें कि 4000 शब्दों में हम लोगों ने, आपने शुरू हुआ का बात निबंध था, रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे निबंध हमने पढ़े हैं। तो उन सब निबंधों में शब्द सीमा देखिए 4000 5000 शब्दों में निबंध लिखे गए हैं। लेकिन उस तरह के निबंध नहीं है, यहाँ पे निबंध बहुत कम शब्दों में लिखना है। इसलिए पहला पैराग्राफ खत्म होते, आप बात कहीं से शुरू करें, पहला पैराग्राफ खत्म होते होते आप अपने मुद्दे पर, अगर पहले पैराग्राफ में आप मुद्दे पे नहीं आए और बहुत मौलिकता या बहुत मतलब अलग तरीके से लिखने के चक्कर में पड़े तो नंबर कटने की संभावना रहेगी। कोई पहला पैरा, तो ये इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन बता दिया। और रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि पहला पैराग्राफ खत्म होने के बाद ये अंदाजा मिल जाए कि अगले पैराग्राफ में आप क्या कहने वाले हैं, और पिछला पैराग्राफ पढ़ के पाठक ये समझ ले कि अगले पैराग्राफ में क्या होगा। ये स्थिति आ गई। इस स्थिति में हमने क्या बता दिया, चिंता जाहिर कर दिया कि ज्ञान की भाषा नहीं हो पा रही है, इसलिए ये समस्या आ रही। अब आते हैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में। अब देखिए
अब ये, अब इसके बाद अब ऐसा क्या हो रहा है कि ये हमने बताया, अब आ रहे हैं आंकड़ों पर। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है हमारे पास कि देखिए, निबंध में मैंने चर्चा भी किया था कि इसमें आंकड़ों का कम प्रयोग होता है। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि लेख और निबंध में देखने में एक जैसा है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है कि लेख में तथ्य ज्यादा होते हैं, तथ्य की अधिकता हो सकती है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, और निबंध में तथ्य के बजाय विचार की अधिकता होती है। निबंध में तथ्यों का कम से कम प्रयोग किया जाता है, लेख में तथ्यों का प्रयोग होता है, क्योंकि तथ्य दे दे के अपनी बात लेखक सिद्ध करता है। आपने समाचार पत्रों के लेख देखे हो तो, और जबकि निबंध, आप इसका अंतर देख सकते हैं। समाचार पत्र में एक लेख होता है तो संपादकीय होता है, संपादकीय निबंध के ज्यादा निकट होता है। संपादकीय में देखेंगे आंकड़े बहुत कम से कम होंगे, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हमेशा निबंध में ध्यान दें कि आप अपने निबंध जो है तथ्य, इसलिए कहा जाता है जैसे आप इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स से निबंध आया तो मत लिखिए, बहुत ज्यादा आप तथ्यों को डाल देंगे। क्यों? आप जैसे कोई इंटरनेशनल रिलेशन पे निबंध आ गया, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, अगर इंटरनेशनल रिलेशन पर आपको लिखना होगा तो आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा तथ्यों को दे दें, तो यहां पर क्या है निबंध, लेकिन थोड़े बहुत तथ्यों की अपनी बात को सिद्ध करने। अब इसमें क्या दिया तथ्य कि भाषा की दृष्टि तथ्यों पर ध्यान दें तो हिंदी भाषा का व्यापक प्रसार दिखता है। 2021 की जनगणना, अब देखिए जो जनगणना लेटेस्ट है 2011 की, सॉरी 2011 की जनगणना, इससे ही तय हो गया प्रासंगिकता किस समय लिखा जा रहा है। अब ये निबंध अगर 1920 में नहीं लिखा जा सकता था, सॉरी वो 1920 में लिखा जा सकता था, 1990 में भी नहीं लिखा जा सकता था। तो जनगणना के आधार के अनुसार भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या, क्योंकि अब आपको अपनी बात सिद्ध करना है कि इतना ज्यादा होने, 52 करोड़ लोग, भारतीय जनगणना कह रही है कि आधे से ज्यादा लोग हिंदी बोलते 2011 की गणना के आधार पर देखा जाए। तो ये भारत का बताया। अब विश्व में, फिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए विश्व में आप देखिए ज्यादा नहीं, विश्व में भाषा बोलना शुरू करने वाली संस्था एथनोलॉग के अनुसार अंग्रेजी को अपनी पहली भाषा बताने लोग विश्व में 1.2 अरब है। ठीक, ये है सबसे ज्यादा, 1.12 अरब लोग अंग्रेजी को अपनी भाषा, मातृभाषा है। इसका मैंड्रीन का उल्लेख आता है, मैंड्रीन की संख्या भी लगभग 80 करोड़ के आसपास है, लेकिन यहां पर कोई समय कम है। आप यहां मैंड्रीन का भी उदाहरण दे सकते हैं कि दूसरे नंबर पे जो चीन की भाषा मैंड्रीन है उसका उल्लेख आता है, उसके अभी आंकड़ा 80-90 करोड़ के आसपास आता है। जहां तक प्रश्न है, एथनोलॉग के अनुसार विश्व में हिंदी भाषी लोगों की कुल संख्या 60 करोड़ है। अब देखिए ये आंकड़ा आपके सामने आ जाता है। अब ये आप क्यों दे रहे हैं कि भारत में 52, चलो 8 करोड़, मिलता जुलता आंकड़ा है, दोनों आंकड़े के साथ रख रहे हैं भाई। भारत में 52, 8 करोड़ लोग पूरी दुनिया मिलाकर लगभग इस बारे में सहमति मिलती है कि 60 करोड़ लोग हैं। ये चीज मतलब दुनिया में भाषा के आधार पर देखा जाए तो तीसरा स्थान है हिंदी भाषी का। हिंदी भाषा का एथनोलॉग के अनुसार 3rd है। ठीक, पहले पे अंग्रेजी है और 2nd पर मैंड्रीन भाषा है चीन की। 2nd पे मैंड्रीन भाषा है चीन की। आप यहां मैंड्रीन का भी जिक्र कर सकते हैं, 2nd है 3rd। तो तीसरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में तीसरी भाषा हिंदी है। तो इंट्रो हमने बताया, अब हमने बैकग्राउंड, ये आपको आंकड़ा दे दिया। अब इतने के बावजूद क्या हो रहा है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम शायद ऐसा कुछ देखने जा रहे हैं कि 60 करोड़ बोले जाने के बावजूद स्थिति क्या हो रही है। अब ये चैलेंजेस आ रहा है। चैलेंज, ये चैलेंज नहीं तो ये तो अच्छी बात, 60 करोड़ बोल रहे हैं। अब देखेंगे चुनौतियां क्या आ रही हैं। तो चुनौतियां में देखेंगे, अब देखिए उपयुक्त, अब देखिए हमने आंकड़ा दिया, अब आंकड़े से लेखन शैली क्या है। अब आपको उस पैराग्राफ से इसको जोड़ना है। आपने कोई आंकड़ा दिया, अचानक नई बात नहीं शुरू कर सकते। आपको आंकड़े के साथ, भाई आपने दे दिया, अब अचानक दूसरा पैराग्राफ, अचानक कोई भी चीज पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ नहीं शुरू हो सकता। अचानक कोई नई बात कहनी है तो आप उल्लेखनीय है, ज्ञातव्य है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पर ऊपर से लिंक हो जाए कि ये जो उपयुक्त गौरवशाली आंकड़ों, गौरवशाली आंकड़ों 60 करोड़ लोग बोलने वाले हैं के बावजूद व्यावहारिक रूप में हिंदी की स्थिति बेहतर नहीं दिखती। देखिए व्यावहारिक रूप में
60 करोड़ लोग बोल रहे हैं। क्या हिंदी भाषी राज्यों में अधिकतर हिंदी के स्कूल विद्यार्थियों की कमी से बंद करने पड़ रहे हैं? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को हिंदी भाषी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते। मजबूरी में ही कुछ बच्चे हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों में दिखाई देते हैं। इसके साथ उच्च ज्ञान के लिए धीरे धीरे अंग्रेजी किताबों निर्भरता बढ़ती। अब देखिए दो चीज है, इसका लक्षण क्या आ रहा है। तो आप देखो समय बहुत कम है, आप एक 800 के निबंध में पूरी समस्या लेके एक साथ नहीं आ सकते कि हिंदी में क्या क्या हो रहा है। तो मुद्दा क्या, आपको ये दिखाना है कि हिंदी ज्ञान की भाषा नहीं बनी है। ज्ञान की भाषा कहां से, दो स्थितियां हैं। एक न्यूनतम स्थिति जो प्राइमरी जो स्कूल का है, उसके बाद उच्च शिक्षण संस्थान। तो बैलेंस करना हमने प्राइमरी का दिखा दिया कि निचले स्तर पर जहां आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी आज आसपास देख सकते हैं कि भाई जो सच होता है। अगर आप आसपास देखें तो भाई हिंदी मीडियम के स्कूलों में बहुत कम लोग अपने बच्चे का नाम लिखाना चाह रहे हैं। वही बात है, सरकारी स्कूल हिंदी उसमें जा रहे हैं या बहुत मुश्किल से आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग भी हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो उसके बाद मजबूरी में ही माध्यम सरकार स्कूल दिखाई देते हैं। ये आया स्कूलों की बात। इसके साथ उच्च ज्ञान, हमने देखिए प्राइमरी की बात कर दी, यहां पर छोटे स्कूल कॉलेज, फिर उच्च ज्ञान को, उच्च ज्ञान के लिए धीरे अंग्रेजी किताबों में निर्भरता बढ़ती जा रही है। यहां तक कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी ज्ञान के लिए अंग्रेजी किताबों को पढ़ना होता है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों, देखिए छात्रों की बात कर दिया कि जो भी छात्र हैं, आप देख सकते हैं कि अगर उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है तो कहा जाता है अंग्रेजी के अखबार पढ़ो, अंग्रेजी किताब। इवन की बहुत सारे मैंने आर्थिक सर्वेक्षण देखा और चारे अंग्रेजी का आर्थिक सर्वेक्षण अलग है, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया तो बहुत सारी त्रुटियां आ गई। अब क्या, अब किसी को यही, और बहुत सारा तो अगर आप देखें एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाए, अंग्रेजी के एनसीईआरटी आप देखेंगे और हिंदी के एनसीईआरटी देखेंगे तो कहीं कहीं पर बहुत मतलब अनुवाद भी अलग हो जा रहा है, जो बच्चे के भविष्य के लिए सही नहीं होता है। तो बहरहाल अगर इसमें आप देखें तो अब क्या, यहां पर यह बात आ गई विद्यार्थियों को भी ज्ञान के लिए, और यहां पर जो शिक्षकों के सामने टीचर है या जो शोध संस्थान है, शिक्षण संस्थान अध्यापक हो चाहे वो अलग अलग, ज्ञान को परिमार्जित करने के लिए भाई आप हो गए, भाई हिंदी भाषा छोड़ दिया जाएगा, हिंदी साहित्य पढ़ना जरूरत नहीं है, लेकिन परिमार्जित अगर आपको बेहतर करना है इसके लिए भी जरूरत पड़ती है। ये चैलेंज हमारे सामने आ गया है, ये चुनौती हमारे सामने आ रही है। अब देखिए हम लोगों ने दो बातें की, एजुकेशन, विद्यार्थियों की बात की, टीचरों की बात की। अब आगे हम लोग देखते हैं ये समस्या भी और आगे बढ़ रही है। अब देखिए समस्या क्या है, इसके अतिरिक्त मतलब ये प्रॉब्लम तो देखिए एक प्रॉब्लम हमने बताई, फिर इसको लिंक किया, ये दो लाइन आती है क्या है। अब इसके अतिरिक्त ये अगली लाइन आई, हिंदी भाषा को भले ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया हो। अब आप क्या कर रहे हैं, अब इसमें और जो समस्या इससे और आगे बढ़ रही है क्या कि भाई आप कृत्रिम प्रयास चाहे जो कर, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों तक में उच्च स्तर पर पत्र व्यवहार। अब देखिए हमने पढ़ाई की बात की, अब क्या पत्र व्यवहार, फाइलों की नोटिंग अंग्रेजी में ही होती है और बैठ के अंग्रेजी में चलती है। यदि हिंदी में इस तरह के कार्य करने होते हैं तो पहले सरकारी आदेशों और विज्ञापनों को अंग्रेजी में लिखा जाता है, फिर हिंदी में उसका अनुवाद होता है। परिणाम स्वरूप संघ लोक सेवा आयोग या फिर सरकारी कार्यालयों के आदेश, उनमें हिंदी भाषा की आत्मा नहीं रह जाती और अनुवाद त्रुटिपूर्ण सामने आता है, जिससे हिंदी भाषा देने वालों की क्या अभी आत्मा नहीं रह जाती और अनुवाद त्रुटिपूर्ण सामने आता है, जिससे हिंदी भाषा से प्रयोग देने वालों की संख्या लगातार घट रही है। तो ये पहले हमने स्कूल का उदाहरण हुआ, शिक्षण संस्थाओं का उदाहरण हुआ। हम क्या बार बता रहे हैं, सिद्ध क्या करना है, ज्ञान की भाषा नहीं बन पा रही। ज्ञान की भाषा बने स्कूलों में प्रॉब्लम है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रॉब्लम है। फिर हम लोग आ गए भाई अंग्रेजी हिंदी भाषी राज्यों में भी, भाई आपने संवैधानिक रूप में भले स्वीकार कर लिया हो, लेकिन अब क्या है, पत्र व्यवहार हो गया, फाइलों का नोटिंग अंग्रेजी में आ रही है। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद जो विज्ञापन बन रहे हैं पहले अंग्रेजी में बनते हैं और सरकारी आदेश, ठीक इतना हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, परिणाम स्वरूप क्या है, ये सब पहले अंग्रेजी में हो रहा है। अब बहुत ज्यादा दबाव पड़ने पर हिंदी में कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, कार्यालय में अनुवाद पहले अंग्रेजी में लिखा जाता है और फिर इसका अनुवाद होता है। तो अनुवाद होने से फिर आपको ये दिखाना है कि भाई अनुवाद हो रहा है और अनुवाद त्रुटिपूर्ण। अक्सर ये चर्चा होती है कि अनुवाद त्रुटिपूर्ण आते हैं, पेपरों में बहुत सारे अलग अलग उदाहरण इसमें दिख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लिया कि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया अभी 2020-21, उसमें क्या था
कि भाई अंग्रेजी में जो भाव आ रहा था कि सरकार जो योजनाएं बना रही हैं वो उसको स्थिर रखेंगी, और हिंदी में क्या है कि जो योजनाएं आ रही है वो लंगर लगाएंगी। अब लंगर लगाएंगे मतलब क्या हुआ, वो भावानुवाद करना चाहिए था वो शब्द सह। और ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। यहाँ बहुत ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपने शब्द सीमा को, लेकिन भाव समझ में आ रहा है त्रुटिपूर्ण। और देखिए जैसे क्या आत्मा नहीं रह, जैसे हिंदी भाषा जनसंख्या, इसका एक परिणाम क्या आ रहा है, वो घट भी रही है, और आत्मा नहीं रह जाती मतलब वो अपना भाषा, अपना भाव खत्म। ये चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। चुनौतियां पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में हमने परिचय दिया अमर सेन शुरू करके, पृष्ठभूमि में हमने बैकग्राउंड बता दिया, डाटा दे दिया कि 60 करोड़ लोग के आसपास हिंदी बोलने वाले हैं। अब इसके बाद के पैराग्राफ में हमने क्या किया कि अब हमने 2 पैराग्राफ में क्या संकट है, क्या चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं कि एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, प्राइमरी में, हायर लेवल पे हो रही है, सरकारी स्तरों पर भी आदेश जो बहुत बड़ी अच्छी बैठकें वो अंग्रेजी में चलती हैं, कहीं बहुत दबाव में भी अगर हिंदी का प्रयोग करना पड़ रहा है तो अनुवाद किया जाता है। अनुवाद की वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि वह अनुवाद मूल त्रुटिपूर्ण हो जाता है, वो हमारे सामने आता है। अब ये चैलेंज हमारे सामने आ गया है। अब देखिए अब ये समस्या क्यों आ रही है, अब हम जिस विषय की ओर रहे हैं देखिए उसी को क्रम से सिद्ध करने का प्रयास अब हम इसमें बताने की स्थिति में हैं। अब देखिए क्या है, ये बता दिया कि ये प्रॉब्लम आ रही, इस प्रॉब्लम में मूल बात क्या है, स्थिति इसलिए हमारे समक्ष उपस्थित हुई है क्योंकि अभी भी हिंदी ज्ञान की भाषा नहीं बन पाई है। अब हम क्या कह रहे हैं, प्रमेय सिद्ध होता है, हमें जो लाइन ऊपर हमने बताई है हम उसको सिद्ध करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम अब हम बता रही समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह ज्ञान की भाषा नहीं बन पाई। अब देखिए ये बात, अब ये देखना बैकग्राउंड कि ज्ञान की भाषा, ऐसा नहीं है कि समस्या आज है, पहले भी समस्या आई थी, लेकिन थोड़ा सा आपको इतिहास से प्रयास। अब देखिए जो चैलेंज हमारे सामने आया है वो चैलेंज है, फिर उसका विश्लेषण हो रहा है कि वो चैलेंज क्यों है, क्योंकि वो ज्ञान की भाषा नहीं पढ़ रही। तो अब हमें चैलेंज 2 तरह का, आजादी से पहले और आजादी। तो संक्षेप में यहां पर देखिए, अब देख रहे हैं स्वतंत्रता के पूर्व आजादी के आंदोलन में हिंदी भाषा के महत्व को लेकर सभी एकमत रहे थे। महात्मा गांधी ने सारे कामकाज हिंदी में करने शुरू कर दिए थे। देखिए महात्मा गांधी का जिक्र किया हमने। इस समस्या का समाधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के रूप में स्वीकार करते थे। आप अंबेडकर जी को पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में तो उनका हिंदी संस्कृत को, उनका कहना था संस्कृत बेस आधार भाषा है। अगर संस्कृत को बना दिया जाए राष्ट्रभाषा तो संस्कृत का बेस में लगभग सभी भारतीय भाषाएं किसी न किसी रूप से संस्कृत से हैं। तो आपने महात्मा गांधी मतलब उपाय क्या किए थे, अंबेडकर जी ने कहा तो भाषा बनाने के लिए स्वीकार। तथापि अब पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन संस्कृत हिंदी के प्रयोग करती, ये इससे थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाल रहे थे। जैसे हम यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हिंदुस्तानी की बात आने लगी। जैसे कहा गया कि भाई राजा राम सीता, उसको राजा राम बेगम सीता, तो राजा राम बेगम सीता करके एक ऐसी भाषा डेवलप कर ली जाए जो सबकी हो, लेकिन वो मान्य नहीं हुई क्योंकि वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करने की स्थिति में थी। इसलिए ये माना गया कि यहाँ संस्कृत ना भी हो, संस्कृत निष्ठ हो जाए। पुरुषोत्तम राजर्षि टंडन कहते थे किस तरह का हो जाए, तो कहते फिर जिससे हिंदी संपूर्ण भारत की भाषा बन सके। यह प्रयास स्वतंत्रता के बाद, अब देखिए ये प्रयास तो हुए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद राजनैतिक कारण तो है ही है, लेकिन भौगोलिक को भी जोड़े, एरिया वाइज। कोई साउथ में दक्षिण भारत जो भौगोलिक एरिया था अलग थोड़ा सा कटा हुआ था, तो वहां पर हिंदी भाषा को लेकर जो विरोध था, राजनीतिक कारण भी था और दूसरा भौगोलिक। ये समस्या, जो समस्या हमारे सामने है उसके एक बिंदु के तौर पर इसको यहां पर प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं, अब ये समस्या हमारे सामने आ गई और ज्ञान की भाषा थोड़ा सा आपने, अब देखिए पूरे इतिहास में जा सकते, यहां आंकड़ों तथ्यों की बात नहीं हो रही, इतिहास में आप बस मूल अवधारणा ले लें कि ये प्रयास इस ज्ञान की भाषा बनी रहे, इसके लिए क्या प्रयास हुए। अब इसके बाद विश्लेषण के क्रम में कि जिस बात से हम सब परिचित हैं कि ये तो एक लॉजिक दे दिया गया कि अंग्रेजों के भाई ये समस्या हमारे सामने आ रही है, लेकिन बड़ा कारण क्या था कि अंग्रेजों का सिस्टम, अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के शासन में क्या था कि अंग्रेजी जो भाषा है वह भाषा शासकों की भाषा थी, जिन्होंने उपनिवेश बनाया था, हम पे राज किया था। तो एक तो ये आकर्षण होता है कि वो भाषा किसकी है, उनकी है जिन्होंने शासन किया था। और अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने सिर्फ राज किया, उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल किया और उसी एजुकेशन सिस्टम को मान्यता दी जिसमें अंग्रेजी भाषा का महत्व था। इससे एक प्रॉब्लम क्या हो गई, गुलाम मानसिकता। जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे इसमें क्या है कि अब इसकी एक वजह, जो बड़ी वजह है हिंदी ज्ञान भाषा होने भारत की गुलाम मानसिकता।
कभी कभी विवादित शब्द लगता है। अच्छा है कि आईएएस में एक बार निबंध पूछा गया है गुलाम मानसिकता। और मैंने इस विषय पर, मेरा जो डॉक्टर अतुल मिश्रा यूट्यूब चैनल है उसमें एक वीडियो है इसी गुलाम मानसिकता पर, जिसमें मैंने कहा गया है सोच को स्वतंत्र करें। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको व्याख्या की है कि उसमें कि कैसे गुलाम मानसिकता और बलराज साहनी इन सबके उदाहरण के द्वारा मैंने उसमें समझाया। उसको वहाँ डिटेल वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ क्या है, गुलाम मानसिकता, भाषा न होने से भारत गुलाम मानसिकता क्या है कि जो जिसके आप शासक हैं, जिसके कब्जे में आप रहे हैं, आप उसके आचार व्यवहार, उसकी भाषा या उसकी जो कल्चर है उसको आप उच्च मानने लगें और अपने को हीन या निम्न मानने लगें। तो इस मानसिकता ने अंग्रेजी को बढ़ाने में भारत में बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं जैसे आपसे कहूँ कि आज 4 लाइन उड़िया में बोल के दिखाओ, आप नहीं बोल पाओगे, नहीं बोलते हैं, 4 लाइन अंग्रेजी में बोल के दिखाओ, और जो अंग्रेजी में आप नहीं बोल पाओगे तो आपको बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। तो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसी को हम लोग गुलाम मानसिकता, तो गुलाम मानसिकता ने, और आज़ादी के बाद वो एजुकेशन सिस्टम बदला नहीं, वही शिक्षा प्रणाली रही जिसमें अंग्रेजी को महत्व दिया गया। अब इस तथ्य को आप अगले पैराग्राफ में रखेंगे। वर्षों के ब्रिटिश शासन के कारण सामान्य सी धारणा जन जन व्याप्त रही कि अंग्रेजी बोलना क्या है, श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा का कारण है। तो अंग्रेजी बोलना श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा का कारण है, ये आ गया हमारे सामने। तो अब देखिए, ये भी एक कारण, सिर्फ ये कारण नहीं है कि वो लैंग्वेज है। भारत जैसे देश में अभी भी आप देखें, अंग्रेजी आप फिल्मों में भी, मैं अक्सर को मजाक में कहता हूं कि फिल्मों में अगर जैसे आप किसी को, मैं 2 उदाहरण बता सकता हूं कि जैसे मिथुन चक्रवर्ती आप देखिए, उनकी अक्सर हम लोग फिल्में देखने जाते थे, बचपन में भी ये है। तो टेम्पो बहुत गरीब बने हुए हैं, लेकिन जहां उसने 3-4 लाइन अंग्रेजी में बोला, पूरा हॉल ताली बजाने लगता है। क्या इस तरह एक मेरे साथी वो बता रहा था कि हम लोग गाँव में बैठ के टेलीविज़न देख रहे थे, तो उसमें अमिताभ बच्चन कुछ शायद खेती किसानी काम कर रहा है, कि वो खेत गोड़ रहा था, तब तक 2 हीरोइन की 2 सहेलियाँ आई, वो उससे गंवार कुछ कहने लगी। अचानक उसने अंग्रेजी बोलना शुरू की, तो दोनों सहेली कहते रहे ये तो पढ़ा लिखा है, हम तो उसको बेवकूफ़ समझ रहे, गंवार समझ रहे। इसका मतलब क्या है कि भारत में पढ़े लिखा होने का मतलब अंग्रेजी। ये मानसिकता किसी न किसी रूप में काम कर रही है। क्यों? तो अंग्रेजी बोलना श्रेष्ठता प्रतिष्ठा के कारण अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया था, शिक्षा प्रणाली में दिया था। और आजादी के बाद भी हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं को ज्ञान की प्रणाली में द्वितीयक ही रखा गया। यद्यपि नई शिक्षा नीति में 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है हमारी, में शिक्षा मातृभाषा में देने की बात, अब देखिए ये बात की जा रही है। आप यहां नई शिक्षा नीति का एक लाइन दे सकते हो, क्योंकि ताकि ये लगे, देखिए 2020 नई शिक्षा नीति। अब नई शिक्षा, ये बात आते ही आप निबंध वाला समझ जाएगा कि निबंध लेखन के आप किस समय निबंध लिख रहे हैं। ये निबंध 2020 के बात कर, कोई हम लोग मातृभाषा की बात कर रहे हैं, तो प्रासंगिकता के लिए आपने ये लाइन दे दिया। और देखिए अंग्रेजों के क्षेत्र में ज्ञान प्रणाली सेकेंडरी, द्वितीयक, क्षेत्रीय, चाहे हिंदी हो चाहे भाषा को, ये। और अंग्रेजी का जो बनाया जो अभी बहुत आरोप लगता है, देखिए बार बार मूवमेंट चलते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये भारत के अनुकूल नहीं है। एक गुलाम, एक राजा, एक ऐसा देश जो अपने उपनिवेश को प्रशिक्षित करने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम लाता है वही है। लेकिन जो भी इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है हिंदी को द्वितीयक भाषा बनाने में। तो हमने फिर क्या किया, वो लॉजिक दिया, एक लॉजिक ये भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हमने दिया है। फिर अब देखें, अब ये बात बताने के बाद अब मुद्दे पे आते हैं कि अभी भी बार बार जो बात उठ रही है कि जो हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा किसी न किसी रूप में अभी, भाई अब इसको भी लग देना है। जैसे इतनी बात सुनने के बाद एग्जामिनर लगेगा, अरे बार बार बड़े बड़े आंकड़े आ रहे हैं, हिंदी भाषी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। बड़े बड़े जो आप देखिए सर्वे कह रहे हैं, जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, वो हिंदी में अपने विज्ञापन कर रही हैं लोग। लेकिन हो क्यों रहा है, इस पेज को समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि जो हिंदी के जो आप बढ़ोतरी देख रहे हैं, उस संवाद भाषा के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि यह बाजार की भाषा। अगर सामान बेचना है तो हिंदी में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी समझने वाले 60 करोड़ लोगों में 30 से 35 करोड़ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मध्यम वर्ग के हैं। अब आपको इस बात को देना पड़ेगा कि जिसपे हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं, हिंदी भाषा जो ज्ञान की भाषा जाए, ये बाजार की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। जो ग्लोबलाइजेशन है, जो भूमंडलीकरण है, उसके आने के बाद ना भूमंडलीकरण में हिंदी का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। सही बात पर हो रहा है,
गूगल भी कहता है कि हिंदी में बात करो, वह पूछिए आप गूगल से, हिंदी में पूछिए, हिंदी का सब कुछ हो रहा है। तो गूगल से हिंदी में पूछिए, हिंदी में इतनी बात होती है। देखिए गूगल से हिंदी में आप वो तो पूछ सकते हैं समान खरीद, लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए जाएंगे तो वहां भी वो चुनौती आने लगेगी। तो आपको इस बात को यहां देना होगा, हिंदी हो रहा है 20 सदी के अंतिम दशक में शुरू हुई भूमंडलीय प्रक्रिया ने हिंदी भाषा प्रसार में महत्वपूर्ण है। ग्लोबलाइजेशन में कह रहे आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि भूमंडलीय प्रक्रिया ने हिंदी भाषा के प्रसार में भूमिका निभाई, जो कि 20वीं शताब्दी के अंदर। लेकिन अब देखिए भूमंडलीकरण क्या है, अब आप ये परिभाषा देखिए, युक्ति संगता क्या आती है। हम जितने भी पैराग्राफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब में एक लॉजिक का इस्तेमाल हो रहा है, एक युक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, और फिर उस युक्ति को हम सिद्ध कर रहे हैं। जैसे अब युक्ति क्या है, ये बाजार की भाषा किस तरह है, देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, विश्व के एकीकरण की प्रक्रिया है। देखिए विश्व का एकीकरण होगा। अब ग्लोबलाइजेशन को देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता निबंध में कि हम ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक्स के तौर पर समझाएं। वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 1980 में क्या हो रहा था और सोवियत संघ का पतन, इतने की गुंजाइश नहीं है निबंध में। निबंध एक सरल ढंग से आपको अपनी बात कहने रुचि का तरीका, तो हमने सिर्फ परिभाषा ले लिया। भूमंडलीकरण क्या है, विश्व के एकीकरण की प्रक्रिया जिसका साधन बाजार है। अर्थात क्या हुआ, संपूर्ण विश्व बाजार के माध्यम से एक हो रहे हो। इसका अर्थ क्या हुआ, हमने संक्षेप में जो चर्चा कर ली, वो क्या चर्चा हो गई कि साध्य क्या है भूमंडलीकरण का, कि पूरा विश्व एक हो, विश्व एक हो जाए, ये साध्य। साधन क्या है, बाजार, साधन बाजार है। साध हो गया, विश्व एक हो जाए। तो जब साधन बाजार है तो इस उदारीकरण निजीकरण के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ध्यान भारत के विशाल मध्यम वर्ग पर गया, जो कि हिंदी भाषी है और जिसके पास मजबूत क्रय शक्ति है। और इस बाध्यता ने मीडिया और विज्ञापन दाताओं को अधिक से अधिक हिंदी में अपनी बात करने के लिए प्रेरित किया। अब आप इस बात को रखेंगे कि ये बाजार भाई मल्टीनेशनल कंपनियां मजबूत मध्यम वर्ग है जिसके पास क्रय शक्ति है। जितना आधा यूरोप के पास पॉपुलेशन नहीं होगी उतना मजबूत मध्यम वर्ग हमारे पास है, जो हर लगभग अपनी विलासिता की वस्तु खरीद सकता है। तो उसका क्या, तो इसने, तब आपने इस तथ्य को बताया कि इसने जो है हिंदी भाषा के प्रसार में योगदान किया। बाजार की जरूरत महसूस हो गई कि तो ये जरूरत बाजार की, हम क्या कह रहे हैं, बाजार की जरूरत तो रहे, लेकिन जब तक ये ज्ञान की जरूरत नहीं बनेगी तब तक वो आएगी। भाई बाजार में सामान बेचने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज्ञान के लिए, और ज्ञान का संबंध प्रतिष्ठा से जुड़ जाएगा, शिष्यता के एहसास से जुड़ जाएगा, तो वो समस्या आ जाएगी। तो अब आपने ये भी बता दिया कि भाई ऐसा ना लगे कि एग्जामिनर को ये लगे ना कि अरे यहाँ तो बड़े बड़े डाटा आ रहे हैं कि हिंदी का प्रसार हो रहा है, हिंदी पढ़ने वाली संख्या बढ़ रही है। आपको ये लॉजिक फिर आपने ये बताया, और ये भी लॉजिक सपोर्ट किसको करेगी कि भैया ये बाजार की भाषा बन रही है, यह जो भाषा है यह ज्ञान की बनने की जरूरत है। अब इसके बाद अब आपने बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इस समस्या को समाधान के लिए, समस्या तो ही है, तो कहते हैं भाई आपने हिंदी को भाई संवैधानिक मान्यता मिल गई, विश्व हिंदी सम्मेलन, समस्या सब परिचित है, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे प्रयास के साथ साथ बड़े अभियानों प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होगी। सामान्य बड़े अभियानों, और सामान्य तरीके से नहीं होगा कि आपने हिंदी पखवाड़ा मना लिया, हिंदी दिवस मना लिया। ये जो चैलेंज हमारे सामने है, ये बड़े चुनौती हमारे सामने ले, लेकिन और इस पर इसकी जरूरी क्यों है, अपनी बात सिद्ध करने के लिए यहां आपको कुछ उदाहरण, तुलना, जिससे करना कि तुलना, भाई आप हिंदी भाषी हैं इसलिए हिंदी की बात करेंगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जैसे इसको अब लोग लॉजिक की भाषा में एक बहुत अच्छा दोष कहते हैं, परिस्थिति मूलक दोष। लॉजिक में, फिलॉसफी में हम लोग पढ़ाते हैं कि किसी व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी है कि जब वो कोई बात कह रहा है तो उसकी परिस्थिति की वजह से उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लो कि मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं और मैं कहूं कि फिलॉसफी सभी बच्चों, मतलब एक अच्छा विषय है सिविल सर्विसेज के लिए, तो अगर मेरी आलोचना इसलिए करने लगे खुद फिलॉसफी के हैं तो फिलॉसफी की बात करेंगे, नहीं, ये परिस्थिति मूलक दोष है। मान लो मैं ना करूं, मान लो जो हिंदी के सर हैं वो कहने लगे कि यार अगर ऑप्शनल चुनना है तो तुम फिलॉसफी विषय पढ़ लो, तब अगर वो हिंदी भाषी कोई हिंदी साहित्य वाला अगर टीचर ये कह रहा है कि फिलॉसफी पढ़ लो तो उसकी बात सही। अगर मैं एक फिलॉसफी वाला खुद ये बात कह रहा है तो अक्सर उसकी बात को ये माना जाता है वो खुद फिलॉसफी के इसलिए ऐसा कह रहे हैं। यहां पर हिंदी के साथ ये बात नहीं कि हम हिंदी भाषी हैं इसलिए हिंदी की बात कर रहे हैं। इसका उदाहरण मौजूद है हमारे सामने
कि ये दिखाने के लिए इजराइल अपने देश का निर्माण किया तो उसने यहूदियों की लुप्त प्राय भाषा हिब्रू 1000 साल पहले लुप्त हो गई, 800 साल पहले, कोई नहीं बोल रहा। पूरे भारत के जो यहूदी हैं, फ्रेंच बोलने वाले यहूदी, चाइन मैंड्रिन बोलने वाले यहूदी, ठीक, अमेरिका में, दुनिया के पूरे यहूदी इजराइल में इकट्ठा हुए जब बिल्फोर कमीशन ने एक देश निश्चित कर दिया उसके बाद कि भाई आप यहाँ फिलिस्तीन जहाँ रहते हैं स्वेज नहर के पास, मिस्र के पास, आप वहाँ अपना देश बना लो। पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने में यहूदी सबकी अलग अलग भाषा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने अंग्रेजी अडॉप्ट नहीं, अंग्रेजी सब बोले, उन्होंने कहा नहीं अपनी पुरानी हिब्रू भाषा, और उन्होंने 1 साल के भीतर अपनी हिब्रू भाषा को पुनः स्थापित किया। कठिन भाषा थी लेकिन उसको सीखा और बना दिया। किसी भी देश की अस्मिता और विकास में केंद्रीय भूमिका, देखिए अस्मिता और विकास, आप कल्चर को समझ नहीं सकते, भाषा कल्चर निर्धारित कर देती है। अस्मिता, हम पहचान क्या है, भाषा पहचान, सत्य, अहिंसा शब्द, सत्य शब्द, भारतीय परम सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप कहीं नहीं मिलेंगे। ये भाषा तय करती है, और जैसे और भाषा के आधार पर एक ही शब्द पर आप बोल दें तो आपका, देखिए भाषा, अक्सर देखिए दो लोग गांव के आपस में लोग मिलते हैं, जब भोजपुरी तो भोजपुरी बोलना शुरू कर देते हैं, हिंदी भाषी बाहर मिलते हैं तो हिंदी, क्यों? क्योंकि भाषा अस्मिता आपको रिकॉग्नाइज करती है, आप क्या हैं, इसकी अस्मिता आपकी भाषा तय करती है और विकास के लिए और केंद्रीय भूमिका निभाती। क्यों? अब देखिए, जापान ने जापानी में, चीन ने मैंड्रिन भाषा में, फ्रांस ने फ्रेंच में, रूस ने अपनी रूसी भाषा, ब्रिटेन ने अंग्रेजी में। देखिए सब देश तरक्की किए हैं, ऐसा नहीं कि जापान अंग्रेजी में बात करने लगा हो, चीन में अंग्रेजी, भाई अंग्रेजी संपर्क भाषा थी, सब ने अपनी भाषा को अपनाकर ही विकास किया है। ये इस बात को प्रतीक है कि अगर अपनी जो हिंदी भाषा है उसका, देखिए आजादी से पहले भी कार्यक्रम शुरू हो चुका था, मैंने उदाहरण दिया गांधी का, अंबेडकर का, बहुत सारे लोग एक मानने लगे थे, गांधी जी तो पत्र भी लिखा था। अब अगर आप वो पत्र सुरक्षित है कि आप तमिलनाडु को लिखा कि भाई 28 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, 4 करोड़ लोग, आप 2 करोड़ लोग हो या 3 करोड़ लोग हो, आप लोग तमिल बोलते, तो आप हिंदी या तो पूरे हिंदी भाषी तमिल सीखें। इसका अच्छा है कि आप 2-3 करोड़ लोग बंगाल और तमिलनाडु, इन दो को जो है बंगला भाषी और तमिल भाषी को उन्होंने पत्र भी लिखा था। तो इसका मतलब क्या था कि ऐसा नहीं कि ये आज की समस्या है, आजादी के बाद भी, आजादी के पहले भी ये इस मुहिम शुरू हो चुकी थी। और एक रोचक तथ्य आता है कि बीबीसी का संवाददाता महात्मा गांधी से आजादी के बाद अंग्रेजी में सवाल पूछता है, तो महात्मा गांधी कहते हैं, गांधी अंग्रेजी भूल गया, अब हम आजाद हो चुके हैं, तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो पहले हिंदी में बात करो। तो ये मुहिम पहले शुरू हो चुकी थी, और इस बात को सिद्ध करने के लिए आजादी के बाद, और ये उदाहरण तुलना करा के हम उदाहरण देते हैं कि इस बात को हम किस तरह से सिद्ध कर सकते। अब देखिए क्या है और क्या है, अब इसमें भी, हमारे में भी, लास्ट में आप इसमें क्या कहते हैं कि स्थापित क्या, हिंदी भाषा पे 60 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाकर अपने विकास के लिए तत्पर अपार संभावनाएं लिए हुए हैं। देखिए संभावना है, पोटेंशियल है, 60 करोड़ लोग बोल रहे हैं, तत्पर है और अपार संभावना। हम ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो असंभव है, इसलिए एक लाइन यहां आई है कि हिंदी भाषा भी 60 करोड़ लोगों तक पहुंचकर बनाकर अपने विकास के लिए तत्पर है, संभावना है, इसमें फ्रेश पोटेंशियल है, थोड़े से प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। इसका तुलना और कमी कहां रहेगी, समीक्षा के साथ हम लोग यहां तक पहुंचे। देखिए हर पैराग्राफ में क्या है, ज्ञान की भाषा बनना पड़ेगा, संपर्क भाषा बनने से काम नहीं बनेगा। अब फाइनली जब हम लोगों को अब कैसे हो सकती है, इसके लिए हमें कुछ उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है। एक अच्छा उदाहरण मिल जाता है। अब यहां पे हम जो उदाहरण देते हैं क्या है, उल्लेखनीय है कि सिया के राम, संकट मोचन महाबली हनुमान, बाहुबली से सीरीज के लेखक मलयालम भाषी नीलकंठन। अब यहां पर एक उदाहरण कि भाई हमारी बात को सपोर्ट करने के लिए हम किसको लेंगे, किसी पोर्टल भाई, जो ऐसा व्यक्ति जो खुद मलयालम भाषी है, वो सिया के राम, संकट मोचन महाबली हनुमान, बाहुबली सीरीज के लिख रहा है, और वो कह रहे हैं कि हिंदी भाषा ही है जो हमारी समृद्ध विरासत की कथाओं के भारत कोने कोने तक पहुंचा सकती है। एक साहित्यकार, आप भाषाविद को कोट कर सकते हैं, आप सभी को कोट नहीं कर सकते। भाई हिंदी की बात हो रही तो ऐसा जिसने करके दिखाया है कि देखिए हिंदी भाषा में ताकत है कि बहुत लोगों तक पहुंच सकती है, और उसने कहा भारतीय कहानियां विश्व में राज होगा कुछ सालों बाद। वो कह रहा है संभावना है पूरा, अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो ये है। अपनी बात को कहने के लिए निबंध में, देखिए मैंने पहले भी कहा था, बहुत ज्यादा कोटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको बहुत ज्यादा कोटेशन नहीं देना है, बहुत ज्यादा आपको
श्लोकों का इस्तेमाल नहीं करना है, कम से कम कोटेशन, कविताओं का इस्तेमाल पूरा दारोमदार। पहले का निबंध ठीक था कि आपने 2-3 कविताएं लिख दी, कुछ इस तरह का लिख दिया, आप तो कम से कम मैक्सिमम एक कोटेशन में भी देखिए अमर सिंह कोटेशन का इस्तेमाल किया हमने वहां पर, यहां पर ये दूसरी कोटेशन यहां पर ये इस्तेमाल हुई है। बीच में हमने अंबेडकर गांधी के उदाहरण लिए, वसुंधरा टंडन जी के उदाहरण लिए हैं, फिर हमने कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करके यहां लिखा है। अब यहां आता है तो लॉजिकली क्या है कि हाँ, ज्ञान की भाषा बनने के बाद यह संभावना विद्यमान हमारे पास हो गई है। और फाइनली अब हम लोग फिर अंतिम हिस्से पे आते हैं निष्कर्ष के तौर पर। जैसे निष्कर्ष जो है वो बी पॉजिटिव होना चाहिए। अब इतनी बात कहने करके अंतिम स्थिति में इसके बावजूद मतलब संभावना है हिंदी को बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। अब देखिए अंतिम पैराग्राफ, मैंने पहले भी कहा था, महान से महान आलसी टीचर भी नंबर देने से पहले अंतिम पैराग्राफ जरूर पढ़ता है। इसलिए अंतिम पैराग्राफ को आपको बहुत सोच के, पहला पैराग्राफ लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और अंत भला तो सब भला। तो अंतिम पैराग्राफ में आपको पूरी जो बातें कही, जहां से आपने हमने कहां शुरू किया था, ज्ञान की भाषा के संवाद की भाषा बजाय ज्ञान की भाषा बन जाए, और क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चुनौतियां थी ये बताया, संभावनाएं क्या है ये बताया, उस संभावनाओं के सपोर्ट में हमने तथ्यों का भी इस्तेमाल किया, और फाइनली यहां पर हिंदी की बहुत अधिक यात्रा करनी है। या संभावना क्या है, इसके समक्ष चुनौती यही है कि बाजार भाषा बनने के बजाय ये संपर्क ज्ञान की भाषा बने। ये सिर्फ बाजार तक सीमित ना रहे, ये ज्ञान की भाषा बन जाए। किसी भाषा के प्रसार का आधार उसकी स्वतः प्रेरणा। आप जैसे संवैधानिक दर्जा दे, आप धक्का देके नहीं कर सकते, स्वतः प्रेरणा में निहित होता है कि ये अपने स्वतः स्फूर्त चीजों को आगे बढ़ाती रहे। और जब हिंदी भाषा में आपकी कब स्वतः स्फूर्त कब होगा, जब उत्कृष्ट साहित्य होगा, सटीक ज्ञान की सामग्री होगी। भाई ज्ञान की सामग्री हो जाए, उत्कृष्ट साहित्य इतना ही उपलब्ध होगी, ठीक, तब जब उत्कृष्ट साहित्य होगा, सटीक ज्ञान सामग्री उपलब्ध होगी, तो हिंदी भाषा स्वतः स्फूर्त रूप से उस गौरव को प्राप्त कर जिसकी अधिकारी है, जिसकी अधिकारी संभावना है। देखिए सटीक ज्ञान की, एकदम करेक्ट ज्ञान की सामग्री चाहिए इसके लिए, उत्कृष्ट है वस्तुतः। अब देखिए फाइनली अब इस खत्म क्या करें, क्यों ये जरूरी है। वस्तुतः आपके कोई कोटेशन याद आ रही है तो नाम नहीं भी याद। देखिए वस्तुतः सीखना एक कला है। देखिए अंत कैसे हो रहा है, सीखना एक कला है, और सीखने का अर्थ यह जानना है कि वह क्या है और क्या नहीं है। जो है उसे जानने का नाम विज्ञान है, और जो नहीं है उसे रचने का नाम कला है, और डैश यह मातृभाषा हिंदी में ही संभव है। अब देखिए अंत कहां हुआ निबंध का, हमने बता दिया ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। और फाइनली क्यों ये जरूरी है, क्योंकि चाहे विज्ञान का मामला हो चाहे कला का मामला है, जो वस्तु है उसको जानना विज्ञान का मामला है, और जो नहीं है उसको कला है। तो विज्ञान और कला दोनों कब सही आता है, जब हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। तो इस तरह अंत में आके हमने सिद्ध किया कि हिंदी में अपार संभावनाएं हैं। चुनौतियां तो हैं लेकिन संभावनाएं दिखें। संभावना कब बनेगी, जब हम इसे ज्ञान की भाषा बना दें। और संपर्क की भाषा, अंग्रेजी संपर्क की भाषा ठीक है, अभी भी आप देखिए बहुत सारे देशों में अलग अलग क्या, तो लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो संपर्क भाषा के तौर पर अंग्रेजी सीख लेते हैं, तो वहां पर वो सिस्टम काम करता है, उसे भी यहां पर आवश्यकता है। अब देखिए इस पूरे निबंध में एक निबंध एक मॉडल के तौर पर आपको रखा। अक्सर ये समस्या बच्चों की आती है कि बहुत सारे सिद्धांत पढ़ लेते हैं, एक उदाहरण पूर्वक एक निबंध आपके सामने होता है, कोई प्रश्न का आंसर होता है तो आपको व्याख्या करनी होती है। अगर हम इसको समेटे अंत में, देखिए प्रस्तावना इंट्रोडक्शन हमने एमर्सन शुरू किया, बैकग्राउंड में हमने आंकड़े लिए, फिर उसके बाद मूल विषय समस्याएं क्या क्या हैं ये हमने बताया, स्कूल में समस्या बताया, फिर हमने बताया उच्च शिक्षा में ये क्या क्या समस्याएं, इसको हम लोग, फिर उसके बाद हमने बताया कि भाई समस्या को दूर किया जा सकता है। उदाहरण हमने आज़ादी के पहले के प्रयास किए, और ये भी बताया कि समस्या में एक सबसे बड़ा आज़ादी के बाद संकट क्या आ गया, ग्लोबलाइजेशन। वो भाई संवैधानिक दर्जा मिल गया लेकिन उसके बावजूद भी भौगोलिक राजनीतिक कारणों से प्रयास नहीं हो पाया। फिर ग्लोबलाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन ने इसे बाजार की भाषा बना दिया, बाजार की भाषा बनाने के कारण ये बाजार, लेकिन उसको क्या है, इसे ज्ञान की भाषा बनना है। और इसमें संभावनाएं क्या हैं, ये हमने बताया कि 60 करोड़ लोग मौजूद हैं। बहुत सारे अन्य देशों ने भी अपनी भाषा में विकास किया है। नीलकंठन को उदाहरण देकर बाद सिद्ध किया कि अपार संभावना। और निष्कर्ष में हमने कहा चाहे कला हो चाहे विज्ञान हो, अपनी मातृभाषा में हो सकता है, हमें इसे ज्ञान की भाषा के तौर पे बनाना होगा। और फाइनली हम देखें विषय, आपको पता होना चाहिए संभावना क्या है, चुनौतियों का मतलब क्या है, ये आपने समझा।
विषय की पकड़ हो गई। प्रासंगिकता हमने ये भी बताया कि आज के दौर की बहुत जरूरत है क्योंकि चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। न्यू एजुकेशन 2020 की भी हमने बात की, इससे ये प्रासंगिकता का मामला आया। युक्ति संगत हमने एक लॉजिक देकर इसको सिद्ध किया है। युक्ति संगतता का आगे आप देखिए हर पैराग्राफ एक लॉजिक। रोचकता हमने भूमंडलीकरण के द्वारा सिद्ध किया, पहले लॉजिक दिया और रोचक बनाने के लिए हमने अन्य देशों को उदाहरण दिए। ठीक, तो इस तरह करते करते फाइनली ऐसा नहीं कि इसको करने के लिए इतना बड़ा विषय हिंदी भाषा, उसके विकास, हमने 800 शब्दों में इसको समेटा है, संक्षेप में प्रभावी तरीके से इसको बात की और एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ की लय बनाने के लिए किया। तो अगर इसको हम लोग फाइनली रिविजन, अगर इसका 1 मिनट में अगर हम इसको दोबारा आप हम यहाँ तक जो टीचर्स हैं या शोधकर्ता हैं उनको भी अंग्रेजी किताबों का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद हमने सरकारी कार्यालयों की बात की, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की, वहां भी अनुवाद की समस्या हो रही है और वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है। ये समस्या फिर हमने बताया कि ये समस्या हमारे सामने ऐसा नहीं आज की, आजादी से पहले ही बन पाई। तो ज्ञान की भाषा बनाना था। फिर महात्मा गांधी, अंबेडकर के बाद प्रसूताप टंडन जी का उदाहरण लेके बताया कि ये प्रयास पहले भी हुए थे हिंदी करने के लिए, लेकिन यहाँ भौगोलिक राजनीतिक कारणों से नहीं हो पाया। फिर इसके बाद ये भी बताया कि ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल गुलाम मानसिकता का है, जिसको चाहे ना चाहे हम स्वीकार कर सकते हैं। इससे भी ये तथ्य आप बताता है कि श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा का सवाल है। अंग्रेजी को उस श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा से जुड़ गया है, इसलिए हिंदी भाषा का पतन स्वाभाविक रूप में, मतलब स्वाभाविक रूप से सेकेंडरी हो जाती है। पतन तो नहीं कह सकते ना, सेकेंडरी हो जाती है। गौड़ क्या है, मातृभाषा के बजाय श्रेष्ठता की भाषा के रूप में अंग्रेजी। तो आपने को ये कॉन्सेप्ट लॉजिक से सिद्ध किया। फिर हमने इसे देखा कि फिर अभी जो बढ़ क्यों रही है भाषा, ये बाजार की भाषा, कोई ग्लोबलाइजेशन के बाद विश्व का जो एकीकरण हो रहा है बाजार का, इसने प्रमोट किया है कि हिंदी में भाषी अधिक है, क्रय शक्ति ज्यादा है, तो फिर हिंदी भाषा का प्रसार। लेकिन ये जो हिंदी भाषा का जो बाजार की भाषा के तौर पे जो प्रसार है, ये ज्यादा हमारे हिंदी भाषा के लाभकारी नहीं है, क्योंकि इसे ज्ञान का आना पड़ेगा। फिर आप इसको सिद्ध करने के लिए छोटे मोटे उपाय नहीं करने हो, क्योंकि संभावनाएं, चुनौतियों संभावनाएं, हिंदी दिवस और पखवाड़े की बात सही है, इसके साथ साथ बड़े अभियानों की ओर। और भरोसा क्या है, हमने अन्य देशों का, हिब्रू भाषा का, जापान का, रूस का, इसका उदाहरण देकर सिद्ध किया। फिर इसके अगले क्रम में हमने ये भी बताया कि इसमें संभावना क्या है, क्योंकि मलयालम भाषी साहित्यकार नीलकंठन का उदाहरण देकर बताया कैसे हिंदी में समृद्ध होने और विश्व में राज करने का है। और अंत में फाइनली जब हम लोग अंतिम बातें हैं, तो निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कहते हैं कि ये भाषा भी दूरी तय करनी है। बी पॉजिटिव, इतनी कमियों के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद संभव हमें दूरी करनी है। और उसके लिए स्वतः प्रेरणा के लिए क्या होगा कि अच्छा साहित्य लिखा जाए, ये काम हो तो अच्छा हो जाएगा। और फाइनली एक कोटेशन हमें मिल जाती है कि भाई हमें जो है उसे जानना है, विज्ञान हो चाहे कला, इसकी आवश्यकता है। इस तरह आप देखें एक फ्लो है, एक आदर्श निबंध के तौर पे इसे कह सकते हैं। इस तरह हम लोग कुछ निबंधों पे अगर काम कर लें, वर्क कर लें, तो हमारे लिए निबंध लिखन जैसी चुनौती आसान हो जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।